Assalamu alaikum students. CAF 6 MFA. So let's start the most easy to pass CA CAF level paper, that is MFA. Stands for Managerial and Financial Analysis. Managerial and Financial Analysis, this means कोई दो पार्ट है हमारे पेपर के, एक Managerial Analysis और दूसरा Financial Analysis. So आज हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है ऑटम 25 अटेम्प्ट के लिए. कुछ बातें आज हम करेंगे कि कैसे हम कोर्स को लेके चलेंगे, कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने कंटेंट्स हैं, किस एरिया की पेपर में कितनी वेटेज है, एग्जामिनर कैसे पेपर को टेस्ट करता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से. मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की जाए तो दो पार्ट हैं पेपर के, और दो पार्ट को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल मिला के जो है वो 16 चैप्टर्स हैं इस पेपर के अंदर. इन 16 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं हमारे पास, चैप्टर 1 to 9, वो हमारे पास मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट है, और चैप्टर 10 से 16 तक लाइक 7 चैप्टर हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है. सो फर्स्ट 9 चैप्टर मैनेजरियल एनालिसिस और लास्ट 7 चैप्टर हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है. और थ्योरी प्लस न्यूमेरिक मिक्स पेपर है, इसलिए पेपर को पास करना बहुत इजी है कि वो लोग जो थ्योरी में अच्छे होते हैं वो भी अच्छे मार्क्स इस पेपर में ले सकते हैं, और जो लोग न्यूमेरिक्स में अच्छे होते हैं, पूरे पूरे नंबर लेना जानते हैं काउंटिंग के थ्रू, वो भी इजीली इस पेपर में मार्क्स स्कोर करके पेपर को इजीली पास कर लेते हैं. मीन अगर कमी थ्योरी में रहेगी तो न्यूमेरिक एरिया पूरा कर देगा, न्यूमेरिक में थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो थ्योरी वाले जो लोग हैं वो थ्योरी से अच्छे नंबर लेके पेपर को इजीली पास कर लेते हैं, इसलिए इजी टू पास पेपर है जी. अगर हम पेपर को देखें, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली पेपर बनाया क्यों गया है, क्या रीजन थी पेपर बनाने की. अगर हम देखें तो हमारे पास कैफ लेवल पे टोटल 8 पेपर हैं इस अटेम्प्ट में, और इसलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट से अल्टीमेटली थोड़ी चेंजेस होने जा रही हैं. इस अटेम्प्ट में हमारे पास कैफ लेवल पे टोटल 8 पेपर हैं, और आगे सीफैप लेवल पे देखा जाए तो 6 पेपर हैं. हाँ, ऊपर 2 एमएसए के पेपर हैं, जो एमएसए ओबीसी नई स्कीम में खत्म होने जा रहे हैं. इवन सीफैप लेवल के जो 6 पेपर हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आने जा रही हैं. सीफैप लेवल पे अगर देखा जाए जो 6 पेपर हैं उसमें एक पेपर है अकाउंटिंग का, जिसके नीचे बेसिक के 3 अकाउंटिंग के पेपर हैं. इन टोटल अकाउंटिंग है पीआरसी में, उसके बाद एफआर1 है, एफआर2 है. उसके बाद अगर हम देखें तो टैक्स का पेपर है, और नीचे टैक्स का एक पेपर कैप लेवल पे भी है. एक लॉ का पेपर है, नीचे लॉ का पेपर भी कैप लेवल पे है. एक ऑडिट का पेपर है, नीचे ऑडिट का पेपर भी कैप लेवल पे है. पीछे बचे 2 पेपर, एक है बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जिसकी आधी बेसिक्स जो है वो नीचे एमएफए में मैनेजरियल एनालिसिस है, और एक पेपर है हमारे पास बीएफडी का, बिजनेस फाइनेंसिंग डिसीजन, उसकी बेसिक्स बेसिकली आधी एमएफए का फाइनेंशियल एनालिसिस पोर्शन है. ये पेपर को अगर देखा जाए तो 2022 में ये पेपर इंट्रोड्यूस कराया गया कैफ के अंदर, और 2022 से पहले जो बीएफडी पेपर है फाइनल लेवल पे, सीफैप लेवल पे, उसका नीचे बेसिक कोई भी पेपर नहीं था. तो क्या किया गया, उसका बेसिक पेपर लाने के लिए उन्होंने मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर बना दिया. लाइक इसकी जगह पे पहले पेपर होता था बीएमबीएस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज, जो कि बेसिक्स थी बिजनेस मैनेजमेंट की, टोटली थ्योरी बेस्ड पेपर था. और पेपर को खत्म करके साथ कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन मिला के ये पेपर डिजाइन किया गया ताकि सीफैप लेवल के जितने भी पेपर हैं उनकी एटलीस्ट बेसिक नीचे कैफ लेवल पे मस्ट होनी चाहिए. इस पेपर को देखा जाए एमएफए को, कि एमएफए का हमारा जो पेपर है ये कनेक्टेड है किसके साथ, ये कनेक्टेड है हमारे पीआरसी5 के साथ. पीआरसी5 क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आई2बी के साथ. मीन कुछ इसकी बेसिक्स हम नीचे पीआरसी5 लेवल पे पढ़ेंगे आई2बी में, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, और आगे फिर चल के ये एमएफए पेपर आ गया. आगे एमएफए पेपर जो है इसका हाफ पोर्शन जो है मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट, वो सीफैप लेवल पे एक पेपर है एसपीएम, स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो आगे अब नई स्कीम में चेंज होने जा रहा है, जिससे अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पेपर आ जाएगा. और जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है वो इंटरलिंक्ड है किसके साथ, बीएफडी के साथ.
ताकि स्टूडेंट्स एसपीएम में जा रहे हैं तो कुछ थ्योरी यहाँ से बेसिक लेवल की पढ़ के जाएं, बीएफडी में जा रहे हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस के कुछ टॉपिक जो है यहाँ से पढ़ के जाएं। हाँ, आगे जो एसपीएम और बीएफडी है ये भी आगे जो है वो लिंक होते हैं चल के किसके साथ, MSA2 के साथ। और ये MSA1 MSA2 भी अब आगे नई स्कीम में खत्म होने जा रहे हैं। इसकी जगह पे एक जो है वो केस स्टडी, एक बड़ा पेपर जो है वो आएगा जो कि MSA2 ही मेनली होगा। ये कुछ लिंक बनता है इस पेपर का बाकी पेपर के साथ में। पीछे थोड़ा सा I2B में हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं तो उनके साथ कुछ थोड़ा सा लिंक है। आप कह लें कि कोई इसका 20% जो है वो I2B के साथ मिलता जुलता है। कुछ टॉपिक की बेसिक हमने I2B में पढ़ी हुई है। अब इस पेपर को लाने की रीजन देखी जाए कि सीए में ये पेपर है ही क्यों। कैफ लेवल पे जितने भी पेपर हैं उसमें अगर हम इस पेपर को निकाल दें तो पीछे बाकी सारे पेपर क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग 2, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, मीन बाकी सारे पेपर जो हैं वो क्या बना रहे हैं, आपको एक तरह का अकाउंटेंट बना रहे हैं। और अकाउंटेंट का जो काम है वो कहां पे है, लोअर लेवल पे है। मीन अगर ये पेपर ना हो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जो मैनेजमेंट लेवल की स्किल्स होनी चाहिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लेके जाती हैं, वो डेवलप नहीं हो रही। तो वो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट लेवल पे ले जाने के लिए, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर हैं वो सिखाने के लिए बेसिकली पेपर डिजाइन किया गया। मीन हमने कहीं पे बचपन में ERC में पढ़ा होगा कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक लेवल, एक होता है टेक्निकल लेवल और एक होता है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल क्या है, लोअर लेवल, जहां पे जो काम है उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और डे टू डे प्लानिंग होती है। और यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेनली सुपरवाइजर इन्वॉल्व होते हैं। टेक्निकल लेवल क्या है, मिडल मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग लाइक ईयरली प्लान, बजट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल की बात की जाए तो ये क्या है, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मीन डायरेक्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं। कंपनी की स्ट्रैटेजी मेकिंग जो है वो होती है, स्ट्रैटेजी मीन फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। और उसके लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। अब ये जो पेपर है ये मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर स्किल्स डेवलप कर रहा है, किस लेवल की, स्ट्रेटेजिक लेवल की। इस पेपर को निकाल दिया जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे काम करने के योग्य हैं, सिर्फ टेक्निकल और ऑपरेशन लेवल पे। MBAs को कंपीट नहीं कर पाएंगे। MBAs, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो MBA को कंपीट करने के लिए बेसिकली ये पेपर CA के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग टेक्निक, टॉप लेवल पे जो डिसीजंस लेने हैं बिजनेस के फ्यूचर के लिए, उसके लिए हमने कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखना है, कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखना है। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखने के लिए इसके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखने के लिए इसके अंदर मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट है, ताकि दोनों फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि सिर्फ पैसे को ही नहीं देखना चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। लाइक इकोनॉमिक फैक्टर को आपने देखना है, कंट्री जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल सिस्टम को आपने देखना है, लॉ रेगुलेशन को देखना है, IT टेक्नोलॉजी को आपने देखना है, सोसाइटी में लोगों का क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों के माइंड कैसे बदल रहे हैं, किन चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो चीजें भी देखनी है। और ये सारे क्या है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपने फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के फैक्टर्स को देखना है। तो वो फैक्टर्स को कैसे देखना है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैनेजरियल एनालिसिस में सारा का सारा हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कैसे देखना है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कैसे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट लाते हैं, कैसे आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में नई चेंजेस आ रही हैं तो अल्टीमेटली इससे आपका फ्यूचर अफेक्ट होता है। साथ हमने पैसे को भी देखना है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, नहीं है तो हमें कहाँ से अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, कुछ फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको हमने कैसे देखना है, फ्यूचर के हमने फाइनेंशियल प्लान में बजट कैसे बनाने हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे लगेगा, वो कहाँ से आएगा, कैसे हम हर साल उसको एलोकेट करेंगे, वो सारा का सारा हम फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि पेपर बेसिकली है क्या।
अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस को बेसिकली 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। एमएफए का सिलेबस 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। एक एरिया हमारे पास मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया, जिसमें हमारे पास चैप्टर 1 to 9 है। पहले 9 चैप्टर मैनेजरियल एनालिसिस है, जिसका एग्जामिनर का हमारे साथ एक प्रॉमिस है कि भाई मैं 30 से 40 मार्क्स का पेपर जो है यहाँ से इस एरिया से टेस्ट करूंगा। 30 से 40 मार्क्स का पेपर मैनेजरियल एनालिसिस में पहले 9 चैप्टर से टेस्ट होगा, और बड़ी खूबसूरती के साथ एग्जामिनर इसी वेटेज के अकॉर्डिंगली टेस्ट कर रहे हैं। अभी पिछली अटेम्प्ट स्प्रिंग 25 में एग्जामिनर ने 38 मार्क्स का पेपर यहाँ से टेस्ट किया। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट ऑटम 14 में 24 में एग्जामिनर ने 35 मार्क्स टेस्ट किए हैं। उससे पीछे स्प्रिंग 24 में एग्जामिनर ने 39 मार्क्स टेस्ट किए हैं। मीन ग्रिड को बड़ी खूबसूरती के साथ फॉलो कर रहे हैं एग्जामिनर। उसके बाद जो फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया, जिसमें होकर 7 चैप्टर हैं, उसको आगे फर्दर 2 एरिया में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम दिया गया है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 10, 11, 12, 13। और यहां से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई मैं 30 से 40 मार्क्स का पेपर इस एरिया से टेस्ट करूंगा। और अभी पिछले ये पेपर स्प्रिंग 25 में एग्जामिनर ने एग्जैक्ट 30 मार्क्स यहां से टेस्ट किए हैं। उससे पिछले पेपर में भी 30 टेस्ट किए हैं। उससे पिछले पेपर में 32 टेस्ट किए हैं। और जो लास्ट 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 14, 15, 16, उसको नाम दिया गया है बजटिंग एंड प्रोजेक्शन का। और यहां से एग्जामिनर ने प्रॉमिस किया है कि भाई मैं 25 से 35 मार्क्स टेस्ट करूंगा। 25 से 35 मार्क्स। और भी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने 30 मार्क्स यहां से भी टेस्ट किए, उससे पीछे भी 31 मार्क्स टेस्ट किए। मीन ग्रिड एग्जामिनर बड़ी खूबसूरती के साथ फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आप कह लें 30 to 40 मार्क्स, लाइक 35 मार्क्स एग्जामिनर मैनेजरियल एनालिसिस से टेस्ट करेगा, और रिमेनिंग 65 मार्क्स जो हैं ये फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया हमारे पास जो है यहाँ से टेस्ट होंगे, मिला के 30, 35, 32, 33 लाइक दिस। इनफैक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस को आगे 2 एरिया में डिवाइड करके 3 एरियाज बन गए, 3 सेपरेट ग्रिड बन गए। और अगर हम देखें सिलेबस को तो मैनेजरियल एनालिसिस के हमारे पास जो है वो पहले 9 चैप्टर है। इन 9 चैप्टर्स में अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर 7, 8 और 9 हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेन जो मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट है वो टेस्ट होता है इन 3 चैप्टर्स में से। और अगर आप देखें लास्ट टाइम आउट ऑफ 35 मार्क्स उसने 20 मार्क्स यहाँ से टेस्ट किए इन 3 चैप्टर से। उससे पीछे 21 मार्क्स इन 3 चैप्टर से टेस्ट किए। उससे पीछे 21 मार्क्स टेस्ट किए हैं। उससे पीछे 30 मार्क्स उसने इन 3 चैप्टर से टेस्ट कर लिए। ये मेन एरिया है जहां से एग्जामिनर मेनली क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। हाँ, चैप्टर 1 to 6 को देखा जाए तो ये एक टॉपिक से रिलेटेड है, और वो टॉपिक क्या है, पेस्टल एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये 6 के 6 चैप्टर हैं। एक चैप्टर पेस्टल के पी के ऊपर है, एक चैप्टर पेस्टल के ई के ऊपर है, एक चैप्टर पेस्टल के एस ई के ऊपर है, एक चैप्टर पेस्टल के टी के ऊपर मीन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और यहाँ से एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन टेस्ट नहीं करते। हाँ, एक आध अटेम्प्ट छोड़ के जो है वो 5 से 8 नंबर का टेस्ट करते हैं। 5 से 8 नंबर का एक आध अटेम्प्ट छोड़ के। हाँ, बाकी मेनली ये एरिया जो है चैप्टर 1 to 6 एमसीक्यूज में टेस्ट करते हैं, 1, 2, 4, 5 नंबर के। सो मैनेजरियल एनालिसिस चैप्टर 1 to 9। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस को देखा जाए तो 2 एरिया में डिवाइड कर दिया उसने। चैप्टर 10 to 13 जिसकी सेपरेट ग्रिड उसने बना दी 30 to 40, और 14, 15, 16 जिसकी सेपरेट ग्रिड बना दी 25 to 35। और इसके फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो 2 चैप्टर इसके अंदर थ्योरी के हैं, एक चैप्टर 10 और एक चैप्टर 12। जिसमें हमारे पास जो न्यूमेरिक एरिया है वो है एक चैप्टर 11, जहां से मस्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिक टेस्ट होता है। और अगर आप देखें पास पेपर में, अभी पिछले पेपर स्प्रिंग 25 में 15 मार्क्स, ऑटम 24 में 14, स्प्रिंग 24 में 13.5, उससे पीछे 14, 12, 12, 12 मीन 10 to 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स एग्जामिनर यहां से टेस्ट कर रहे हैं। फिर एक हमारे पास न्यूमेरिक एरिया है चैप्टर 13 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और यहां से भी मस्ट न्यूमेरिक क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है। अभी पिछले पेपर में 11 मार्क्स टेस्ट हुए स्प्रिंग 25 में, ऑटम 24 में 7 मार्क्स, स्प्रिंग 24 में 10 मार्क्स, उससे पीछे 11 मार्क्स
यहाँ से भी कंपल्सरी न्यूमेरिक क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास 3 और न्यूमेरिक एरिया है, जिसमें एक बजटिंग का एरिया है, चैप्टर 14। अभी तक हमारे पास MFA 22 में स्टार्ट हुआ था, तो 22 की 2 अटेम्प्ट, 23 की 2 अटेम्प्ट, 24 की 2 अटेम्प्ट मीन 6 अटेम्प्ट, और एक 7वीं अटेम्प्ट स्प्रिंग 25 की गुजरी है। इन 7 अटेम्प्ट में 5 दफा बजटिंग को टेस्ट किया है, मीन बीच में 2 दफा एग्जामिनर ने मिस किया बजटिंग को। क्यों? उस वक्त ये बजटिंग वाले एरिया की ग्रिड की वेटेज बहुत कम थी, तो इसलिए एग्जामिनर ने इसको 2 दफा मिस किया। लेकिन अब से ऑनवर्ड बजटिंग पे एक तगड़ा क्वेश्चन मस्ट टेस्ट हुआ करेगा। और अब पिछली 4 अटेम्प्ट को अगर आप देखें, तभी पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने 16 मार्क्स टेस्ट किए, उससे पीछे भी 16 मार्क्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट हुआ है। उससे पीछे 13 मार्क्स। उसके बाद एक चैप्टर 15 है वर्किंग कैपिटल, जो अल्टरनेटिवली टेस्ट होता है। मीन पिछली 7 अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो 3 दफा एग्जामिनर ने इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट किया है। स्टार्ट पहली 2 अटेम्प्ट में टेस्ट किया था, और उसके बाद ऑटम 23 में टेस्ट किया। हाँ, ऑटम 23 के बाद से एग्जामिनर ने इस एरिया को, इस चैप्टर को मारा हुआ है इग्नोर। तो चांस है आप लोगों के लिए इग्नोर मारा हो, मीन इस दफा ऑटम 25 में ये एरिया से एग्जामिनर क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। मीन पिछली 3 अटेम्प्ट से सिर्फ एमसीक्यूज टेस्ट हो रहे हैं, 2 अटेम्प्ट तो बिल्कुल उसने इग्नोर मारा, एमसीक्यू भी टेस्ट नहीं किया। और उसके बाद एक लास्ट चैप्टर 16 है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एनपीवी आईआरआर का, जहां पे एग्जामिनर एक तगड़ा औखा लंबा क्वेश्चन टेस्ट हर पेपर में कर रहे हैं। स्टार्ट से देखा जाए तो 14, 15, 12, 16, 17, 16, 15, 15 में भी पिछली दोनों अटेम्प्ट में भी 15-15 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया है। और ये इंपॉर्टेंट एरिया है। मीन देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास न्यूमेरिक एरिया है, और इन 5 न्यूमेरिक एरिया से 4 क्वेश्चन तो पेपर में आने ही आने। कितने नंबर के? कम से कम भी 50 नंबर के। और वो न्यूमेरिक एरिया 50 नंबर जो हैं, अगर वो अच्छे प्रिपेयर हों और उनमें से हम थोड़ी सी कमियां बेशियां करके 40 भी ले लेते हैं, तो बाकी जो थ्योरी का एरिया है जिसके अंदर 15 नंबर एमसीक्यूज के भी हैं, उसमें से क्या 10 भी हम लेके पास कर सकते थे। इसलिए पेपर पास करना बहुत ईजी है, फेल करना मुश्किल है उस स्टूडेंट के लिए जो वाकई ही थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता है। और हम इस पेपर को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि ना सिर्फ न्यूमेरिक, हम जो थ्योरी के एरिया है उनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम इजीली अच्छे नंबरों के साथ पेपर को पास कर सकें। दोनों एरियाज में खुद पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल भी और मैनेजरियल भी, और दोनों एरिया को हम इक्वली लेके चलेंगे। हाँ, कैसे हम सिलेबस को लेके चलेंगे? स्टार्ट हम करेंगे एक न्यूमेरिक एरिया से, मीन चैप्टर 13 से स्टार्ट करेंगे। ये करने के बाद फिर हम स्टैटिकल मैनेजरियल एनालिसिस के कुछ चैप्टर करेंगे, फिर हम न्यूमेरिक एरिया में आ जाएंगे, फिर हम थ्योरी के चैप्टर करेंगे, फिर न्यूमेरिक में आ जाएंगे, फिर थ्योरी के चैप्टर करेंगे, फिर न्यूमेरिक करेंगे। मीन हम सिलेबस को मिक्स लेके चलेंगे, बैलेंस लेके चलेंगे। ये नहीं कि पहले हम सारा न्यूमेरिक करते रहेंगे और एंड पे आके जब प्रेशर होगा तो हम थ्योरी में दबड़ 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 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों एरिया को साइड बाय साइड लेके चलेंगे। कोई 3-3 क्लासेस नहीं होंगी कि 3 दिन न्यूमेरिक चल रहा है, 3 दिन थ्योरी चल रही है, वो हफ्ते में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। हम पहले एक न्यूमेरिक चैप्टर पूरा किया करेंगे, फिर थ्योरी का चैप्टर क्या करेंगे, फिर न्यूमेरिक क्या करेंगे, फिर थ्योरी क्या करेंगे, ताकि बोरियत भी ना हो और चीजें बैलेंस के साथ साथ जो है वो कवर होती चल जाए। जी, ये तो होगी सिलेबस की बात। कुछ पास पेपर एनालिसिस हमने देख लिया कि किस एरिया की कितनी कितनी वेटेज है और एग्जामिनर कैसे चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं हाईलाइट करूं तो वो क्या है? चैप्टर 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 में मिला के 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इन 7 चैप्टर में से आप कह लो कि आपका 70 to 75 मार्क्स का पेपर टेस्ट हो जाता है।
और ये 70 to 75 मार्क्स अगर अच्छे अटेम्प्ट किए हों तो 50 मुश्किल नहीं है यार, क्या हो गया, ले लेंगे। लेकिन हमने सिर्फ 75 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, हमने पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। क्यों? हमने सिर्फ पास नहीं करना, हमने कुछ और भी ट्राई करनी है। क्या कहना, जब पढ़ना ही है तो सिर्फ पास करने के लिए क्यों पढ़ना है, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए भी पढ़ सकते हैं, मेहनत करके लिया जा सकता है। क्या कहना, पेपर को देखा जाए अगर, तो पेपर में हमारे पास जो है वो पेपर के 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। और दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आंसर शीट मिलेगी। सेक्शन ए आपको सेपरेट आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सेक्शन बी आपको सेपरेट आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए में हमारे पास 15 मार्क्स के 15 नंबर के क्या होंगे, एमसीक्यूज। अब वो जरूरी नहीं 15 एमसीक्यूज होंगे, नहीं, 10 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम उसने 15 दे दिए। कुछ एमसीक्यू 2 नंबर के भी हो सकते हैं, कुछ 1.5 नंबर के भी पास में टेस्ट होते रहे। लास्ट पेपर में उसने सारे 1 नंबर के टेस्ट कर लिए। हाँ, वो एमसीक्यूज जो है वो फाइनेंशियल और मैनेजरियल दोनों के मिक्स होंगे। एमसीक्यूज मैनेजरियल और फाइनेंशियल दोनों एरियाज के मिक्स होंगे। स्पेशली ये जो थ्योरी के चैप्टर हैं, चैप्टर 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, यहाँ से मेनली एग्जामिनर एमसीक्यूज टेस्ट करते हैं। हाँ, ये जो न्यूमेरिक एरिया हैं, जिनके न्यूमेरिक क्वेश्चन होते हैं, इनके भी छोटे छोटे एमसीक्यूज बना के टेस्ट होते हैं, लेकिन कवर करेंगे हम सब कुछ। तो सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज होंगे दोनों एरियाज के मिला के, और मेनली जो मैनेजरियल एनालिसिस है, मैनेजरियल एनालिसिस सारा का सारा टेस्ट होगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी में क्या होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिक के क्वेश्चन होंगे, इधर थ्योरी के क्वेश्चन होंगे और इधर न्यूमेरिक के क्वेश्चन होंगे। और जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे इस पेपर के अंदर कोई भी क्रैमिंग रटा नहीं है, डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनके हमें कॉन्सेप्ट लेने हैं, और एग्जामिनर क्या करते हैं, उन मॉडल्स के ऊपर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की टेस्टिंग करते हैं। हाँ, वो हम हर मॉडल के कोई 5-7 अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, हर एंगल से करके जाएंगे कि किसी भी तरह से उस मॉडल का एग्जामिनर क्वेश्चन टेस्ट कर लें, हम इंशाल्लाह टैकल करने के काबिल होंगे। न्यूमेरिक एरिया की भी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 7 के 7 पास पेपर 100% कवर करेंगे, इंक्लूडिंग ईच एमसीक्यू। खुद मैं चैप्टर वाइज साथ साथ आपको करवाऊंगा। ना सिर्फ 7 पास पेपर, ये जब सिलेबस आया था एमएफए का, तब आईकैप ने एक मॉडल पेपर दिया था। हमारे पास 8 आईकैप के पेपर हैं जो 100% एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन हम ड्यूरिंग द सेशन कवर करेंगे। ना सिर्फ पास पेपर, कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आई बाय शाइन लाइक एसीसीए, आईसीडब्ल्यू, सीपीए से भी मैंने अपनी बुक के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, वो भी हम कवर करेंगे। क्यों? एग्जामिनर उन टाइप के क्वेश्चन जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे थ्रू आउट द सेशन के इंशाल्लाह उतनी प्रैक्टिस मार्केट में और कोई नहीं करवा रहा होगा, बस हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस कर करके। सारा नॉलेज भी लेंगे, कॉन्सेप्ट भी लेंगे, और प्रैक्टिस भी हम सारी की सारी 100% पास पेपर कवर करेंगे। रिसेंट पास पेपर, पुराने पास पेपर, सारे के सारे मीनिए 8 पेपर आई कैप के करेंगे, 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एसीसी, आईसीडब्ल्यू, सीपीएस वगैरह से करेंगे। जी, ये तो होगी पेपर की बात। अगर थोड़ी सी और बात करें, ये पेपर 2022 में इंट्रोड्यूस कराया गया। जरा थोड़े से पास रिजल्ट देखते हैं क्या है। पहला जो अटेम्प्ट थी इसकी स्प्रिंग 22 की, उसका रिजल्ट था 37%। मीन 63% स्टूडेंट फेल हो गए, 37% पास हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट से ये पेपर पढ़ा रहा हूं, और इस अटेम्प्ट में हमारी क्लास का रिजल्ट 80% था, इनफैक्ट 81% था। उसके बाद ऑटम 22 की अटेम्प्ट आई, रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव हो गया 46%, लेकिन अगेन फेल होने वाले स्टूडेंट ज्यादा 54%। हमारी क्लास का रिजल्ट 80% के करीब 79 पॉइंट समथिंग % था।
उसके बाद स्प्रिंग 23 की अटेम्प्ट आई, रिजल्ट थोड़ा सा और इंप्रूव होकर 50% हो गया, आधे स्टूडेंट फिर भी फेल। उसके बाद ऑटम 23 का रिजल्ट 48%, स्प्रिंग 24 का रिजल्ट 54%, ऑटम 24 का रिजल्ट 45%, और अभी स्प्रिंग 25 का रिजल्ट आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन आप देखें तो ऑन एवरेज 50% के करीब रिजल्ट है, लेकिन अभी भी आधे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, आधे फेल हो रहे हैं। हमारी क्लास का रिजल्ट ऑन एवरेज कोई 80% के करीब है। 20% स्टूडेंट मेरे साथ चलते हुए पास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रेगुलर नहीं है क्लास में। पेपर पास करने के लिए एक चीज अपने साथ बांध लें कि हमें रेगुलरली इस पेपर को पढ़ना है, डेली एक लेक्चर लेना है, उसका काम नेक्स्ट डे लेक्चर से पहले कंप्लीट करना है। यूं ये एक सेशन 4 माह मेरे साथ चल लो, पेपर इजीली पास हो जाएगा। हाँ, वो जो 20% स्टूडेंट है उनको मेरी बात समझ नहीं आती ये वाली, वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते नहीं है, छुट्टियां करते हैं, डेली का काम डेली नहीं करते, तो उनके साथ मेरी नहीं बन पाती, वो फेल हो जाते हैं। पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करके मेरे साथ चलना है। जी, थोड़ी बातें और करते हैं। सिलेबस हमने देख लिया, सब्जेक्ट क्यों है, बैकग्राउंड पेपर का देख लिया। अब कुछ बातें करते हैं कि इस पेपर में स्टूडेंट के फेल होने की रीजन क्या है। फेल होने की रीजन क्या है कि इसमें जो थ्योरी के एरिया हैं, पहले 9 चैप्टर, वहां से रटा क्वेश्चन एग्जामिनर टेस्ट नहीं करते, इवन एमसीक्यूज भी रटा टेस्ट नहीं होते, उसमें एग्जामिनर कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे होते हैं। तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट एक रीजन है पेपर के फेल होने की। स्टूडेंट रटा लगा रहा होता है, क्लासेस भी नहीं होती, और समझता है ये थ्योरी तो मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने सारी जिंदगी एफए तक थ्योरी पढ़ी और रटे लगा के मैंने पास किया है, तो समझता है शायद यहाँ पे भी बस वो थ्योरी के जो चैप्टर हमारे पास बीच में 11 हैं उनको बस रटा ही लगाना है। नहीं, उसमें हर मॉडल का कॉन्सेप्ट चाहिए, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट चाहिए। एग्जामिनर सिनेरियो के ऊपर उसकी टेस्टिंग कराता है। इस पेपर में बुक वाली वर्डिंग आपने लिखनी नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन को अपनी ऑन वर्डिंग में लिखना है आपने, अंग्रेजी में लिखना है आपने, और वो प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे कि कॉन्सेप्ट को किस चीज पे कैसे अप्लाई करना है। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट एक मेन रीजन है, रटानी चाहिए हमें। तो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, सिलेबस पूरा कवर नहीं करते, और अच्छा ये 4 न्यूमेरिक एरिया, चलो मैं ये कर लेता हूँ, टीचर ने कहा था मैनेजरियल में से 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ये कर लेते हैं तो बस पेपर पास हो जाएगा। नहीं, हमें सिलेबस 100% कवर करना है। क्यों? वो जो 70 मार्क्स का पेपर इन एरिया से आया है, उसके अंदर भी एक आध क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया, गंदा अटेम्प्ट हो गया, तो आपने अगर अटेम्प्ट ही 50 का किया है तो उसमें 50 कैसे लोगे? 100 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू हमें 15 नंबर हैं, तो उसमें से 10 से 12 नंबर अगर हमने ले लिए, पेपर पकड़ में आ जाएगा। और 10 से 12 नंबर जो है एमसीक्यू पूरे सिलेबस में से, मीन पूरे के पूरा 16 चैप्टर में से वो टेस्ट करते हैं, कोई भी एक चैप्टर मिस नहीं होता, और वो 10 से 12 नंबर लेना बहुत जरूरी है, इसलिए सिलेबस पूरा कवर करना है। लैक ऑफ प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रीजन है, स्टूडेंट इनफ प्रैक्टिस नहीं करते टॉपिक्स की, स्पेशली न्यूमेरिक एरिया की। सिर्फ पास पेपर हमें नहीं करनी, उनकी हमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। हाँ, वो कितने क्वेश्चन एक टॉपिक के करवाने हैं वो मैं जानता हूं, इसलिए प्लीज जितने क्वेश्चन मैं ड्यूरिंग द सेशन करवाऊं वो आपको ज्यादा लगेंगे, लेकिन वो सारे के सारे आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमने पहले एक क्वेश्चन में उसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करना है, अगले क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट साथ आएगा, तीसरे क्वेश्चन में तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा, कोई 5-6 क्वेश्चन करने के बाद हम उसका कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन करने के काबिल बनेंगे। तो सारे क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि बस एंड में बड़ा क्वेश्चन कर लूंगा बस प्रैक्टिस पूरी होगी, नहीं, ऐसे नहीं है। इनफ प्रैक्टिस चाहिए, मोर देन इनफ चाहिए। मसला क्या है कि स्टूडेंट थ्योरी को बस पढ़ के सुन के प्रिपेयर करते हैं, उसको लिखते नहीं। न्यूमेरिक क्वेश्चन तो ठीक है अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन जो थ्योरेटिकल मैनेजरियल एनालिसिस के क्वेश्चन है उसको स्टूडेंट लिखते नहीं है।
बस क्लास में सुनिए, अच्छा ये बातें थी, चलो ठीक है, आंसर जाके पढ़ लिया, अच्छा ये बातें ठीक है। पेपर में जाते हैं तो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे होते, लाइनें नहीं बन रही होती, मैंने लिखना क्या है, कैसे लिखना है, इस चीज को कैसे मैंने मॉडल के साथ लिंक करना है। तो पेपर हमने पढ़ पढ़ के नहीं, लिख लिख के पास करना है। रिटन प्रैक्टिस चाहिए। तो स्टूडेंट का मसला है मुझसे थ्योरी याद नहीं होती, तो भाई थ्योरी को हमने रटे लगानी नहीं है। एक आपने टॉपिक पढ़ा है, उसके नीचे सपोज 6 लाइनें हैं, उन 6 लाइनों को एक दफा पढ़ना है, दिमाग में बिठाना है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अपनी वर्डिंग में उसे एक दफा अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मीन अपने नोट्स हमने प्रिपेयर करने हैं हर टॉपिक के। ठीक 2 घंटे बाद पता चलेगा फिर भूल गया, तो क्या करना है, ये अपना लिखा हुआ यूं सामने लाना है, एक लाइन पढ़ोगे, बाकी अगली 5 लाइनें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगी। अगले दिन फिर पता चलेगा भूल गया है, वो अपना लिखा हुआ सामने लाना है, पहली लाइन से देखोगे दिमाग में बाकी लाइनें आ जाएंगी। तो पढ़ पढ़ के नहीं, हमने ये पेपर लिख लिख के पास करना है, थ्योरी के एरिया को भी अटेम्प्ट करना है, ताकि एग्जाम पेपर में भी जाके अटेम्प्ट कर सके। मसला क्या है, लैक ऑफ रिवीजन। टॉपिक ऐसे हैं जो हमने पहले जिंदगी में नहीं पढ़े हुए हैं MFA के, तो एक दफा करने से हम पेपर पास करने के काबिल नहीं बनेंगे। हमें क्या करना है, हर टॉपिक को कम से कम 2 दफा, 2 नहीं बल्कि 3 दफा रिवाइज भी करना है बिफोर मूविंग टू द एग्जाम सेंटर। रिवीजन के बिना सीए का कोई पेपर पास नहीं होता, ये अपने दिमाग में बिठा लो। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला है, ये कमिटेड नहीं होते, ये कंसिस्टेंट नहीं होते अपनी स्टडी में। इनको एक तसल्ली होती है कि मेरे पास लेक्चर पड़े हैं, आज अगर नहीं लिया तो कल मैं 2 ले लूंगा, वो 3 दिन मैं जाके याशी मार आता हूं, चौथे दिन आके मैं 4 दिन के लेक्चर ले लूंगा। वही नहीं होता ऐसे। 4 लेक्चर एक दिन में ले तो लोगे, उनका काम कौन करेगा? एक लेक्चर 1.5 घंटे का अगर है तो उसके लिए आपको 2 से 2.5 घंटे घर पे उसका होमवर्क करने के लिए चाहिए, उसकी असाइनमेंट के लिए चाहिए। वो एक दिन में 4 लेक्चर तो आप ले लोगे 6 घंटे के, लेकिन उनका काम करने के लिए जो आपको 10 घंटे चाहिए तो वो आप कहां से दोगे? और क्या होता है, लेक्चर पेंडिंग 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 होते चले जाते हैं। आखिरी मंथ आ जाता है जहां पे रिवीजन करनी होती है, और अभी तक ये पिछले पेंडिंग लेक्चर भी नए टॉपिक कर रहे होते हैं। रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता, जब रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचा, पेपर फेल ही होगा, पास नहीं होगा। कुछ लोगों ने पास में करके देखा है, और अगर नहीं सीखा तो प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो कि सीए का पेपर रिवीजन के बिना पास नहीं होना। एक नहीं 2 3 रिवीजन हमें चाहिए। एक रिवीजन हमें ड्यूरिंग द सेमेस्टर साथ साथ चाहिए, और वो मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि हमारे कुछ टेस्ट होंगे साथ साथ भी चल रहे होंगे, फिर कुछ बड़े टेस्ट भी हम लिया करेंगे जिसमें पिछले टॉपिक को हम साथ अटैच करके रिवाइज किया करेंगे। 2 रिवीजन हमें आखिरी मंथ में चाहिए। कैसे? पूरा एक प्लान दूंगा आपको। तो ये कुछ रीजन है फेल होने की, जो आपने कोशिश करना है अवॉइड करना। मैं भी थ्रू आउट सेमेस्टर आपको रियलाइज करवाता रहूंगा, याद करवाता रहूंगा कि ये काम हमने नहीं करने। क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं पेपर को पास करने की? टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं कि अगले 4 माह बस मेरा साथ देना है। डेली मुझे अपनी शक्ल दिखानी है, या मुझे स्क्रीन पे देखना है, लेक्चर डेली का डेली कवर करना है, उसका काम डेली पे डेली कवर करना है। कैसे? वो भी आपको भी प्लान देता हूँ, और इस तरह 4 माह मेरे साथ चलो, ये पेपर पास हो जाएगा। ये पेपर क्या, साथ 2 3 पेपर और भी आप पास कर सकते हो अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली चल जाओगे। क्या ख्याल है जी? इस पेपर के स्टडी मटेरियल हमें क्या चाहिए? तुम्हारी अपनी एक बुक है, उसके अंदर पूरा का पूरा आईटैक का सिलेबस भी इंक्लूड है, उसके अंदर सारे के सारे पास पेपर्स भी इंक्लूड हैं, उसके अंदर कुछ आए बाएं शाएं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। सिर्फ वो एक बुक हमने कवर करनी है, और कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हमें नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। हाँ, वो बुक मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, कॉलेज बुक शॉप से भी मिल जाएगी। मेरी अपनी बुक है, वो आपने लेनी है, और कोई स्टडी मटेरियल हमें नहीं चाहिए, कोई और बुक हमें नहीं चाहिए। वो फलां की बुक में बड़ी चीजें इजी लिखी हुई हैं, नहीं चाहिए। मेरे साथ चलना प्लीज।
कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ लेक्चर जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 100 लेक्चर्स होंगे। 100 से कम नहीं होंगे, एक आध ऊपर हो सकता है, लेकिन 100 होंगे। प्रॉपर आपको एक स्कीम ऑफ वर्क दूंगा, मीन एक प्लान दूंगा, किस दिन हमारा कौन सा लेक्चर नंबर हम कवर कर रहे होंगे, किस दिन हम कौन सा टेस्ट जो है वो ले रहे होंगे, किस किस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉपर एक प्लान दूंगा, लिखा हुआ, डे में डिवाइड किया हुआ। उसके अंदर सारी की सारी छुट्टियां भी इनकॉर्पोरेट की हुई होंगी, ईद की छुट्टियां इनकॉर्पोरेट की होंगी, रिजल्ट की छुट्टी इनकॉर्पोरेट की होगी, यौम अशूरा की छुट्टियां इनकॉर्पोरेट की होंगी। प्रॉपर एक प्लान दूंगा, 100 लेक्चर्स हमारे जो है वो चलेंगे। कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे? हमारे पास देखा जाए तो 4 मंथ हैं। एक हमारे पास जो है वो अप्रैल का मंथ है, जो कि पूरा नहीं है क्योंकि 10 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मई है, उसके बाद जून है, उसके बाद जुलाई है, और बस यही 4 मंथ हैं। क्यों? उसके बाद जो अगस्त है और सितंबर है, उसमें हमने नया कुछ नहीं कवर करना। सितंबर में तो इसलिए पेपर देने हैं। ये 4 मंथ है हमारे पास, जिसके अंदर हमने 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। 31 जुलाई हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अगस्त में हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा। अगस्त में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगी, और उसके लिए आपको एक रिवीजन प्लान दूंगा मैं 10 दिन का, जिसमें डेली छोटे चैप्टर 2, बड़ा चैप्टर 1 आपको प्रिपेयर करना होगा, और उसका वेरी नेक्स्ट डे टेस्ट देना होगा। वो 10 टेस्ट जो है वो आप मुझे दोगे रिवीजन मेरे साथ करते हुए, और बाकी 20 दिन 2 सब्जेक्ट और भी होंगे कैप के, वो भी आपने पास करने हैं ना, तो उनको दोगे, और सितंबर में जाके हम एग्जाम देंगे, पेपर देंगे, तो हमारा पेपर इजीली पास हो जाएगा। तो 4 मंथ के अंदर हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, ये चीज माइंड में बिठा लो। हाँ, 100 लेक्चर्स हैं, उसमें कुछ लेक्चर जो है हमारा 1 घंटा 10 मिनट का होगा, कुछ लेक्चर 1 घंटे का होगा, कभी कभार लेक्चर हमारा कुछ 40 मिनट्स के भी होंगे। तो मैं इस तरह करूंगा, क्योंकि हमारे पास दिन काम है, 100 पूरे नहीं है, ठीक है, बीच में छुट्टियां काफी आनी है सेमेस्टर में, तो इसलिए कुछ दिनों में ऐसे करूंगा, जो छोटे लेक्चर हैं 40 मिनट के, 45 मिनट के, वो 2 एक दिन में कवर कर लेंगे। लाइक 1.5 घंटा एक दिन पढ़ लेंगे, क्या मौत पड़ जाएगी, नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अगस्त में हमने नया कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करनी है। पेपर पास करना है सीए का कोई भी, तो आपको कोशिश करनी है मंथ बिफोर एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, कुछ नया नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। उसके बाद मॉक मस्ट देना है। यहां पे हमारा एक मॉक भी होगा अगस्त के अंदर। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा, टेस्ट एवरी वीक, जिसका सिलेबस जो है वो प्लान के अंदर डिफाइन होगा। इस दिन कौन सा टेस्ट होगा, एक दिन हम स्पेसिफाई कर लेंगे, लाइक वेंसडे, क्योंकि वेंसडे को ही एमएफए का पेपर होता है, तो वेंसडे को हम अपना टेस्ट डे रख लेंगे, और उसका सिलेबस प्लान के अंदर मैं दे दूंगा कि इतने लेक्चर्स के बाद कौन सा टेस्ट, और एवरी वीक को एक टेस्ट हुआ करेगा। वो टेस्ट आपने देने हैं, वो टेस्ट मेरे अपने स्पेशली डिजाइन टेस्ट है, वो साथ साथ देते चले जाओगे, पेपर प्रिपेयर होता चला जाएगा, और इजीली पास हो जाएगा। क्या कहना जी? अब मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा नाम जियाउल हक है। क्यों? जब मैं पैदा हुआ तो जियाउल हक की हुकूमत थी, और मेरे दादा के पीर साहब, फैमिली में जो भी बंदा पैदा होता था उसका नाम रखते थे। तो मेरा, क्योंकि फैमिली हमारी हक फैमिली के नाम से जानी जाती है, सबके नामों के साथ हक 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 आता है, तो मेरी दफा उन्होंने जियाउल हक रख दिया। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बड़ा हो गया, पता चला कि अच्छा चलो खैर है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घर वालों ने सोचा इसको पढ़ाना चाहिए, तो पंजाब के एक छोटे से कस्बे में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुझे दाखिल करवा दिया गया। यहाँ से मैंने क्लास 1 to 5 तक पढ़ा। उस स्कूल की ना तो कोई बिल्डिंग थी, ना उसका कोई फर्नीचर था। कभी हम किसी ग्राउंड में बैठे पढ़ रहे होते थे, कभी किसी का कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो उसने कहा चलो जी मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं करना, तो आप यहाँ पे स्कूल लगा ले, तो वहाँ पे हम बैठे पढ़ रहे होते थे। घर से अपना एक बोरिया मैं लेके जाया करता था, जो नीचे बिठा के उसके ऊपर हम बैठ के पढ़ा करते थे। बोरिया, ये जो गंदम चावलों वाली बोरियां खाली लेके जाया करता था, नीचे बिठा के पढ़ा करते थे।
क्लास 1 to 5 इस तरह से पढ़ा। उसके बाद क्लास 6 की बारी आई तो अगेन एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। हाँ, स्कूल की बिल्डिंग तो थी लेकिन फर्नीचर उसमें भी नहीं था। सीनियर क्लासेस के लिए फर्नीचर था, क्लास 6 to 8 फर्नीचर नहीं होता था। चलो घास थी, ग्राउंड था, तो उसमें बैठ के क्लास 6 to 8 तक पढ़ा। क्लास 6 से मैंने ABC पढ़ना शुरू की। क्लास 5 तक नो अंग्रेजी, इवन क्लास 5 तक ABC भी मुझे नहीं आती थी। आप लोग तो पैदा होते ही ABC पढ़ते हो ना। अब खैर क्लास 8 तक पढ़ा, उसके बाद क्लास 9 की बारी आई तो अब सब्जेक्ट चूज करना होते हैं कि आगे फ्यूचर के अकॉर्डिंगली। तो साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक स्टार्ट कर दिया। क्यों? डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। क्यों? मैट्रिक तक तो यही दिमाग में होता है ना, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा दुनिया में और कुछ है ही। IT शाइटी तो खैर तब होती नहीं थी ना, ये तो अभी आप लोगों के दौर की बात है। खैर मैट्रिक किया जी साइंस सब्जेक्ट के साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स इतने नहीं थे कि मुझे FSC के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता और मैं डॉक्टर इंजीनियर बन पाता। तो मेरा, आप लोगों का तो FSC के बाद डिसाइड हो ना, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। मेरा मैट्रिक के बाद डिसाइड हो गया डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। अच्छा जी, नहीं बन सकता तो अब क्या करना है? अब इसको कॉमर्स की लाइन में डाल देते हैं। क्यों? इसके बाद बैंक में जॉब मिलती है। पता नहीं बैंक जॉब को लोग क्या हवा समझते थे तब। चलें जी, कॉमर्स की लाइन में चला गया। वहां पे क्या करना है जी? D.Com करना है। चलें जी, D.Com स्टार्ट कर दिया। D.Com के बाद क्या करना है? B.Com होता है। अच्छा जी, चलें जी, पंजाब यूनिवर्सिटी हाले कॉलेज में B.Com का मेरिट बना, वहां से आके B.Com कर लिया। B.Com के बाद क्या होता है जी? M.Com भी होता है, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो MBA करना चाहिए। अच्छा, ओके, MBA कर लूंगा मैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो या तो IBA कराची से होता है या फिर आपको IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से होता है। मैंने कहा मैं करूंगा। अच्छा जी, लेकिन वहां पे जो B.Com के टॉप 15 स्टूडेंट हैं सिर्फ वही मेरिट बना पाते हैं। मैं बनाऊंगा, क्या मसला है? चलें जी, B.Com स्टार्ट कर दिया MBA का मेरिट बनाने की। और B.Com में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे मेरा कि MBA का मेरिट बन पाता। मार्क्स कम थे क्योंकि पीछे मैट्रिक के भी कम थे, क्योंकि वो सारे मार्क्स भी साथ काउंट होते हैं। खैर B.Com करके सड़ी सी शक्ल बना के बैठा हुआ था, सूखा सा। एक बंदे ने पूछा क्या हुआ है, क्यों इतना सड़ा हुआ बैठा है? तो मैंने कहा ये B.Com के बाद MBA करना था, लेकिन मैंने याशी की, नहीं पढ़ा अच्छी तरह से, तो मेरिट नहीं बना। अब समझ नहीं आ रही क्या करूं। उसने कहा फिर क्या हुआ तेरा MBA का मेरिट नहीं बना? तो मैंने यूं देखा, तू CA कर लेना। कहा? वो कहता ये CA लोग MBA से ऊपर होते हैं, तुझे तो तू खुशकिस्मत है, तेरा MBA का मेरिट नहीं बना, तेरे पास CA करने का चांस है, तू CA करना। अच्छा चले जी, CA करते हैं। CA स्टार्ट करने लगा, एक बंदा मिला, उसने कहा क्या करने जा रहा है? मैंने कहा CA। उसने कहा क्या कमाल करने जा रहा है तू, बहुत खूबसूरत, यही करना चाहिए, लेकिन तू यूं कर, पहले तो कर ACCA और उसके बाद तू CA में आ जा। मैंने कहा वो क्यों जी? यार देखो ना, ACCA UK की सर्टिफिकेशन है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। और उस वक्त ACCA करने के बाद ICAP ने पूरा का पूरा CA एग्जाम किया होता, सिर्फ फाइनल के 2 पेपर देना पड़ते थे। उसके बाद 2 पेपर दे CA कर ले। मैं कहा यार क्या बात है, शॉर्टकट भी और UK की डिग्री भी आ गई। खैर ACCA मैंने स्टार्ट कर दिया। ACCA के 2-3 पेपर पास किए तो ICAP का मूड बदल गया। उसने कहा भाई ACCA के बाद अब 2 पेपर नहीं, आपको पूरा का पूरा CA फाइनल देना पड़ेगा। खैर मैंने कहा जी मैं फिर भी करूंगा। सो ACCA कर रहा हूँ। CA करने के लिए ACCA के 4-5 पेपर पास किए थे। शाम में क्लासेस होती थी, मॉर्निंग में वेला बैठा रहता था। तो एक जानने वाले ने मुझे जो है वो एक दिन सुबह सुबह उठाया। उसने कहा क्या तू सारा दिन सोया रहता, कहीं काम चलते हैं। मैं उसके साथ गया, मुझे एक स्कूल में ले गया और स्कूल में जाके कोई प्रिंसिपल उसका जानने वाला था। कहता जी बच्चा आपके पास पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा? तो हाँ, सारा दिन सोया रहता है, इधर आके सुबह पढ़ा, शाम ही तुम्हें पढ़ना होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर पैसे मिलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। और यूं वहां से मेरी टीचिंग स्टार्ट हो गई। इससे के 5 पेपर पास थे और मैं एक स्कूल में पढ़ाने लग गया। क्या पढ़ाने लग गया? मैट्रिक का कंप्यूटर पढ़ाने लग गया। जिंदगी में मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने एक छोटा मोटा शॉर्ट कोर्स किया हुआ था, क्योंकि मेरे दौर में तो कंप्यूटर होता ही नहीं था मैट्रिक में। खैर रात को पढ़ पढ़ के किताबों से सुबह जाके पढ़ा देना। और क्या हुआ जी, उस अटेम्प्ट में एक मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट के बोर्ड में कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। पता नहीं कैसे किसी अकेडमी में उसने पढ़ा होगा। खैर उस स्कूल वालों ने समझा कि हमारे पास बड़ा तो टीचर आ गया। उन्होंने खैर मुझे थोड़ा भाव देना शुरू कर दिया, भाई बच्चों के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा यार तो शाम में हमारी एक अकेडमी उधर भी पढ़ा लेगा? मैंने कहा क्यों नहीं, पैसे दो मैं पढ़ाऊंगा। शाम में अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया।
स्कूल ने उस दौर में नया नया ओ लेवल में अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैट ये सब्जेक्ट आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा ये पढ़ा लेगा? मैंने कहा यस, ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है, ACCA में पढ़ा दूंगा। खैर ओ लेवल की अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैट ये भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, ACCA के मेरे 5 पेपर पास थे। सुबह 7 बजे मैंने शुरू होना, रात 11 बजे तक स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी, ट्यूशन, 11 बजे घर जाना, और ACCA मेरा वहीं पे वहीं, क्यों ना टाइम मिल रहा है पेपर पास करने के लिए, पढ़ने के लिए, और ना मैं कर रहा हूँ। तो 5 साल ऐसे ही चलता रहा, ACCA के 5 पेपर पास, और मैं टीचर 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 के लिए जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, 2008 में एक दोस्त जा रहा था UK स्टडी वीजा पे। उसने मुझे भी कहा यार क्या हम यहाँ पे सारी जिंदगी खज्जल ख्वार होते रहेंगे, चला बाहर चलते हैं, बाहर दरख्तों पे नोट लगे होते हैं, लोग उतार के लाते हैं, चल हम भी लेके आते हैं। वो फलां को देख बाहर गया था क्या बन गया, वो फलां को देख खाता है क्या लाश होती है उसकी, लोग आगे पीछे होते हैं, तो चल हम भी बाहर चलते हैं। मैंने कहा यार बात तो तेरी ठीक है, चल बाहर चलते हैं। ACCA की बेस पर स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, और स्टूडेंट वीजा लग गया। 2008 में मैं UK चला गया, लंदन। वहाँ पे अब सोचा अब स्टूडेंट वीजा पे आया हूँ तो पढ़ भी लूँ, तो फिर वहाँ पे ACCA के बाकी पेपर स्टार्ट किए मैंने। और एक अच्छा रेफरेंस मिलने से डिलाइट UK में मुझे आर्टिकल मिल गए, लाइक पार्ट टाइम जॉब मिल गई, क्योंकि ACCA में आर्टिकल नहीं होते जैसे CA में होते हैं, उसमें सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 साल का। खैर डिलाइट UK में दुनिया की टॉप फर्म में मुझे जो है वो एंटर होने का चांस मिल गया, तो पार्ट टाइम वहाँ पे काम कर रहा था, साथ ACCA कर लिया। डिलाइट UK में अच्छी प्रोग्रेस मिलती गई, ऑडिट मैनेजर तक पहुँच गया। ACCA कंप्लीट किया तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने हमें जो है वो ऑफर की कि ACCA वालों आपको सिर्फ एक सेमेस्टर MBA का पढ़ना है और उसके बाद MBA हो जाएगा आपका। मैंने कहा वाह, मेरा तो पुराना सपना था IBA का, पाकिस्तान से चलो UK की यूनिवर्सिटी से MBA हो रहा है, क्या कमाल है। एक सेमेस्टर वो पढ़ के MBA कर लिया। ACCA कंप्लीट करने के बाद दुनिया की जो टॉप अकाउंटेंसी बॉडी है ICAEW, उसने कहा कि भाई ACCA लोगों आपको सिर्फ ICW के फाइनल के 2 पेपर देने और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिल जाएगी। मैंने कहा क्या बात है भाई, CA भी हो रहा है, ये तो UK की बॉडी से। वो 2 पेपर दे के ICAW भी ACA मेंबर बन गया। फिर क्या हुआ जी, 2011 तक मैं UK में रहा। डिलाइट UK में अच्छी ऑडिट मैनेजर की पोजीशन थी। वापस आया तो कुछ फैमिली की मसरूफियात की वजह से माँ ने रोक लिया, कुछ और मसले थे, तो पाकिस्तान वापस आ गया। और 2011 से क्या किया, टीचिंग स्टार्ट कर दी CA ACCA की, और तब से लेकर अभी तक जो है वो पढ़ाई जा रहा हूँ। अभी आजकल मैं UAE में एक UK बेस्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, 1-2 UK बेस्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, और साथ ये हमारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, इससे पिछला जो पेपर होता था BMBS, वो भी जब स्टार्ट हुआ था 2015 में, तब से लेकर 22 तक मैंने पढ़ाया, और ये MFA भी 22 से जब से स्टार्ट हुआ है, इसकी सारी की सारी अटेम्प्ट पढ़ाई है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का अच्छा फीडबैक है, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ आती हैं, वो पेपर पास कर लेते हैं, तो मैं भी लगा हुआ हूँ। चलो अगर तेरे पढ़ाने से स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो हम लगे रहते हैं। और अब आने वाले जो 4-5 मंथ हैं, इसमें आपको मुझे और मुझे आपको झेलना पड़ेगा। तो ये तो था थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन 100 लेक्चर्स हमारे होंगे, टाइम टेबल आपको प्रॉपर मिल जाएगा, किस दिन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, कितने नंबर का लेक्चर होगा, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, वो सारा आपको प्लान, एक स्कीम ऑफ वर्क मैं दे दूंगा। हाँ, मुझसे आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो सर कैसे पूछना है, उसके लिए हमारा एक WhatsApp ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर सारे स्टूडेंट होंगे, उसके अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं खुद उसमें रिप्लाई दे रहा हूँ। लिख के भी पूछ सकते हो, वॉइस नोट के थ्रू भी पूछ सकते हो। हाँ, अगर आप समझते हो कि थोड़ी शर्म आती है मुझे दूसरों के सामने क्वेश्चन पूछते हुए, तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके, पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं हर चीज़ का खुद रिप्लाई दे रहा हूँ। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। ये हमारी कुछ बातें हो गई। अब थोड़ी सी अगर मैं आपको टेक्निक्स बता दूं कि आपको अगर CA करना है, सिर्फ ये पेपर पास नहीं करना, अगर CA करना है तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी बातें मान लो, CA हो जाएगा, CA मुश्किल काम नहीं है।
लोग कहते हैं सीए है 5 साल का, मैं कहता हूं नहीं है, सीए 1 साल का। वो 1 साल कौन सा है? कैफ का पहला 1 साल। पीआरसी यार बंदा पास कर लेता है, उसका रिजल्ट ही 80% है, तो आपने पास करके कोई तीर नहीं मारा। मेन सीए अगर आपका होगा तो कैफ का पहला 1 साल डिसाइड करेगा कि कैफ के पहले 1 साल में अगर आपने 2 सेमेस्टर में 6 पेपर पास कर लिए, आपका सीए हो जाएगा। अगर आपने कैफ के पहले 1 साल में 6 पर्चे पास नहीं किए तो आपका सीए लटक जाएगा या आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं होगा। 1 साल की गेम है सीए से। कि वो 6 पर्चे अगर आपने 1 साल में पास कर लिए तो बाकी 2 पर्चे हैं वो अगले अटेम्प्ट में आप पास करके 3 अटेम्प्ट में कैफ हुआ, उसके बाद अच्छी फर्म में एंट्री होगी। अच्छी फर्म में एंट्री आपका सीए करवा देगी। क्यों? अच्छी फर्म का एक सिस्टम है, टाइमिंग है आने जाने की। वो आपको फाइनल के पेपर पढ़ने का चांस देते हैं, फाइनल के पेपरों में आपको छुट्टियां देते हैं ताकि आप अपने वो पेपर अटेम्प्ट करके सीए क्वालिफाई कर लो। हाँ, अगर आपने कैफ में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लगा दी, अच्छी फर्म में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, गंदी फर्म में एंट्री मिलेगी। गंदी फर्मों के अंदर शॉर्टेज है स्टाफ की, सिस्टम नहीं है, लेट सीटिंग के इश्यूज हैं, वो आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं देंगे, एग्जाम में छुट्टियां नहीं देंगे, तो सीए आपका लटक जाएगा। तो प्लीज ये कैफ का पहला 1 साल सारी दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ स्टडी को प्रायोरिटी पे रखो, सिर्फ स्टडी प्रायोरिटी पे रखो। सीए कंसिस्टेंसी से होता है, कमिटमेंट से होता है। ये सीए है, बीए नहीं है प्लीज। यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगी, चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो चीजें आज आप स्टडी की खातिर, क्लासेस की खातिर सेक्रीफाइस करोगे, बाद में इनको डबल ट्रिपल एंजॉय करोगे। और अगर आज बाकी चीजों की एंजॉय किया, मैं फैमिली का फंक्शन अटेंड कर लूं, ये 3 दिन क्लासेस ना लूं, उसकी वजह से सेमेस्टर आपका जाया हो गया, बाद में ये चीजें भी अच्छी नहीं लगनी। क्यों? अंदर क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन, नाकामी। तो प्लीज अपने किबले दुरुस्त कर लो, पीछे जो भी हुआ सो हो गया। अब से ऑनवर्ड ही इंसान के बच्चे बन के कोशिश करो कि एक अटेम्प्ट में 3 पेपर में पास करने हैं। कितने पेपर रखने चाहिए? 3 पेपर एक अटेम्प्ट में रखने चाहिए। एक पेपर लेके चलना, 2 पेपर लेके चलना, इसको मैं कहता हूं दूर फिटे मुंह अप्रोच है सीए करने की। इससे बेहतर है डूब मरो ना करो। 3 पर्चे भी अगर आप एक अटेम्प्ट में नहीं कर सकते तो सीरियस एटीट्यूड शो करो, 3 पर्चे लेके चलो, उनको प्रॉपर्ली टाइम दो और प्रिपेयर करो। कैसे टाइम दो? कोशिश करो सुबह जितना भी जल्दी आप लेक्चर स्टार्ट कर सको, क्लासेस को फिजिकल ले रहे हो तो वो आप लो जो अर्ली हैं। सुबह 7 बजे कोई क्लास मिलती है तो वो लो, चलिए 7 बजे नहीं मिलती तो 7:30 8 बजे वाली क्लास लो। 8 बजे अपनी क्लासेस स्टार्ट करो, मैक्सिमम 1 बजे तक आपकी 3 क्लासेस पूरी हो जाती हैं। और 1 बजे तक अगर आपकी 3 क्लासेस पूरी हो गई तो उसके बाद क्या करो? 1 घंटा लंच ब्रेक करो, नमाज पढ़ो, 2-2:30 बजे बैठते हो किसी लाइब्रेरी के अंदर, डेली का जो काम है उसको करो। 2-2:30 बजे बैठोगे तो मैक्सिमम 6 नहीं तो 7 बजे तक आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 बजे आप वेले हो, क्या करो? 7 से 10 खा लो मोबाइल, दुनिया को तंग करो बातें चाहते जो भी करनी है। 10 बजे इंसान के बच्चे बन के सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। सुबह जल्दी उठोगे तो उसके बाद ही आप क्या करोगे ना, लेक्चर लेने के लिए ऑन टाइम पहुंचोगे। और 6 दिन क्लास है आपकी, मंडे टू सैटरडे। संडे ना कोई क्लास है ना कुछ पढ़ना है, सो स्कूल से जितना सोना है सो लो। कोई याशी करनी, कहीं आना जाना है, चलो ठीक है संडे को आपको आ जा लो, लेकिन मंडे टू सैटरडे ये रूटीन आपकी बननी चाहिए। अपना एक प्लान जो है वो डेली का वो लिख लो, एक शेड्यूल डेली का बना लो कि मैंने कौन सी चीज कितने बजे करनी है। उससे पहले 3 लेक्चर का टाइम मेंशन करो कि लेक्चर 1 कब से कब तक है, 2 कब से कब तक है, 3 कब से कब तक है, लंच ब्रेक आपने कब करनी है, और उसके बाद लेक्चर 1, 2, 3 का आपने काम कब करना है। अगर सुबह जल्दी उठ बैठे हो, फजर के बाद एक लेक्चर की रिवीजन आप एक लेक्चर का काम क्लासेस से पहले कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है, ताकि दिन में लेक्चर्स के बाद आपने सिर्फ 2 पेपर को और देखना है।
क्यों, अगर आप चलते जाओगे ऑटोमेटिकली चीजें प्रिपेयर होती चली जाएंगी। वीकली टेस्ट जब आएगा मौत नहीं पड़ा करेगी, तो टेस्ट भी आप देते चले जाओगे, पेपर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इधर टीचर ने सिलेबस खत्म किया है, उसी दिन आपका सिलेबस भी खत्म हो गया। आखिरी महीने में सिर्फ रिवीजन करो, मॉक दो, पेपर देने जाओ, पेपर फेल हो ही नहीं सकता। तो अपना एक डेली का प्लान शेड्यूल प्लीज प्रिपेयर करो, उसे लिख के अपने बेड के साथ लगा लो और उसे एक वीक फॉलो करो। एक वीक फॉलो करने के बाद आपकी रूटीन बन जाएगी, उसको मेंटेन रखो थ्रू आउट द सेमेस्टर नेक्स्ट 4 मंथ। और वो जो आपने अपना शेड्यूल प्लान करना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने जो प्लान करना है ना, वो आपने करना है अपना स्लीप टाइम, कि मैंने कब सोना है और कब उठना है। क्यों, अगर आपने ये मैनेज कर लिया तो दुनिया की हर चीज आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपसे ये मैनेज नहीं हुआ कब सोना है और कब उठना है, तो आप दुनिया के नाकाम तरीन निकम्मे तरीन इंसान बनोगे, फ्रस्ट्रेटेड इंसान बनोगे। और ये टाइम आपका वो टाइम होना चाहिए जिस वक्त वाकई ही आप अपने हाथ से मोबाइल छोड़ सकते हो। अगर आप रात को 10 बजे अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ सकते, तो 10 बजे आप सो नहीं सकते। तो ये प्लान तो फिर बढ़ गया, नहीं फॉलो हो सकेगा। सीए करने के लिए मुहज्जब बनना पड़ेगा आपको, कमिटमेंट शो करना पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मुहज्जब नहीं बना सकते, मीन एक शेड्यूल बना के उसे फॉलो नहीं कर सकते, तो सीए छोड़ दो, कुछ और कर लो प्लीज, टाइम ना वेस्ट करो। छोटी सी जिंदगी है, उसको भी आपने इस तरह से वेस्ट करना है। कुछ और कर लो, डिग्रियां शिग्रियां जाके करो, यूनिवर्सिटी में याशियां भी करो, कंसर्ट भी अटेंड करो, क्लासेस लो ना लो, और भी बहुत कुछ चलता रहता है। 4 साल बाद डिग्री मिली जाती है। सीए इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझे बैठे हो। इसके लिए आपको मुहज्जब बनना पड़ेगा, कमिटमेंट शो करना पड़ेगी, कंसिस्टेंट स्टडी डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा स्टडी की खातिर, स्टडी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगी। टाइम ना वेस्ट करो प्लीज। अपना एक शेड्यूल बनाओ डेली का, कब हमने क्या क्या करना है। उसमें पहले अपना स्लीप टाइम रखो, फिर देखो मैंने कितने बजे कौन सा लेक्चर लेना है और किस लेक्चर का काम मैंने कब करना है, और उसके अकॉर्डिंगली चलो 4 माह, सिर्फ 4 माह प्लीज। 3 पर्चे पास हो जाएंगे, 3 पर्चे पास हो गए, कैफ पास हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा, सीए करने के लिए काबिल हो जाओगे आप, जिंदगी बन जाएगी। वरना खज्जल ख्वार होते रहोगे सारी जिंदगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सीए के अंदर लटके हुए हैं, वो ना तो सीए कर पा रहे हैं, ना बेचारे कुछ और करने के काबिल हैं। तो प्लीज ये एक शेड्यूल बना के उसे फॉलो करें। अच्छा जी, हमारा ये जो सेमेस्टर है एमएफए का, ये ऑनलाइन चलेगा, फिजिकल क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हाँ, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो नए और पुराने मिक्सचर होंगे। लाइक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर कोई चेंज नहीं है, और वो मैंने पढ़ाने और वैसे ही पढ़ाने हैं जैसे मैंने पहले पढ़ाए हैं। अब चूंकि उनकी अच्छी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आपको पुराने लेक्चर मिल जाएंगे। हाँ, जो नए टॉपिक हैं, कोई नए पास पेपर हैं, उनके हम नए लेक्चर कवर करेंगे। मीन ये नहीं आपने देखना लेक्चर नए हैं और लेक्चर पुराने हैं, नहीं, ये देखना है कि हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है, बस साथ साथ तैयारी करो। लेक्चर नए हैं पुराने हैं, प्लीज ये नहीं देखना लेक्चर नए पुराने मिक्स होंगे। जो टॉपिक बिल्कुल वैसे ही हैं, मैंने वैसे ही पढ़ाने हैं, तो उनके अच्छे पुराने लेक्चर जो है वो दूंगा आपको। जो नए पास पेपर हैं उनको हम नए लेक्चर रिकॉर्ड करके चलेंगे। बस साथ साथ मेरे चलो, डेली का लेक्चर डेली लो, साथ साथ टेस्ट दो। जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है मैं अवेलेबल हूं, ओवर द फोन कॉल अवेलेबल हूं, ओवर व्हाट्सएप अवेलेबल। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो हमारे सिलेबस का सबसे टेक्निकल चैप्टर है, जिसको मेनली लोग एंड पे करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे, और वो क्या होगा, चैप्टर 13 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ताकि अभी माइंड फ्रेश है, तो टेक्निकल चैप्टर हम पहले करेंगे, ताकि थ्रू आउट सेशन 2-3 दफा इसकी रिवीजन भी हो जाए और अच्छे मार्क्स हम ले सकें।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम थ्योरी के एरिया में आ जाएंगे, फिर न्यूमेरिक में चले जाएंगे, फिर थ्योरी में आएंगे, फिर न्यूमेरिक। इस तरह से हम पेपर को बैलेंस लेके चलते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक प्लीज अपना एक शेड्यूल डेली का बना के लिख के अपने बेड के साथ लगाओ और उसे प्लीज एक वीक फॉलो करो। थोड़ा मजहब हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। सी यू नेक्स्ट क्लास।